कि पूरी दुनिया की तवज्जो सीज़ फायर की इस खिलाफ वर्जी की तरफ रहे कि पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पर छेड़छाड़ कर रहा है? देखिए, जब भी हमने कोई ये अंदाज़ा लगाना हो कि कोई काम हो सकता है या नहीं हो सकता, तो बड़ा उसका अच्छा तज्ज़िया इस तरीके से किया जा सकता है कि तारीख को देख लेते हैं। और तारीख में अगर कहीं आपको ऐसा मिलता है कि भारत ने किसी किस्म के अखलाकी दबाव को कबूल किया है, चाहे वो ह्यूमैनिटेरियन जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन है उनका हो, या उन्होंने तो यहाँ तक कि UN की रेजोल्यूशन जो कि सबसे बड़ी चीज़ है उसका कोई पास रखा है, या कोई और इंसानी हकूक़ का पास रखा है, फिर तो मैं इस बात पे गौर व फिक्र करूँ कि जी इम्कानात क्या हैं। मेरे भाई, इससे 10 गुना ज़्यादा प्रेशर भी आ जाए, वो टस से मस नहीं होने वाले। उन्होंने जो कुछ कहा है वो किया है। या तो आप मुझे कहें ना कि उन्होंने इंतखाबात में जो कहा था वो फिर किया नहीं, उसके बाद जब पुलवामा के हुआ उसके बाद जो उन्होंने कहा वो किया नहीं। जो कुछ उन्होंने कहा है वो किया है। और अब वो ये कह रहे हैं कि हम हमला करेंगे आज़ाद कश्मीर पर, और हम ये कह रहे हैं कि वो तवज्जो हटाने के लिए जो कि कश्मीरियों पर जुल्म कर रहा है उससे तवज्जो हटाने के लिए कर रहा है। तो अब भी अगर हम ना समझे और यही समझते रहे तो फिर काम बहुत ख़राब हो जाएगा। बात यह है कि वो एक ख़ास हिकमत अमली के तहत अपना प्लान टाइमलाइंस के तहत वो चल रहे हैं। वो एक चीज़ होती है सलामी टैक्टिक्स, जिसमें होता है बारीक बारीक छोटे छोटे काम करते आगे चलते जाना। एक न्यू नॉर्मल सिचुएशन वो क्रिएट कर रहा है जिसका हमें वो आदी बना रहा है कि वो हम ये कहते रहे। और वो देखें, एक एटमी ताकत दूसरी एटमी ताकत के शहरियों को शहीद कर रही है और दूसरी एटमी ताकत जो है वो दुनिया से शिकायत कर रही है। अगर ये सिचुएशन रही तो और दुनिया ने पहले अगर कोई ऐसा काम किया हो तो उसकी कोई नज़ीर मिलती हो तो फिर भी चलो हम कहें कि जी चूँकि दुनिया ने यमन में काम ठीक कर लिया था, क्योंकि दुनिया ने इराक में काम ठीक कर दिया था, सीरिया में काम ठीक कर दिया था, अब उम्मीद है इंशाल्लाह वो कश्मीर में भी काम ठीक कर। किस दुनिया का इंतज़ार कर रहे हैं आप? कौन सी दुनिया ने क्या किया है आज तक, और ख़ासकर मुसलमानों के लिए क्या किया है, फ़लस्तीन के लिए क्या किया है? तो ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि हमें अपना डिप्लोमेटिक मनूवर है उसको कोई कमज़ोर करना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अगर कोई आप मोदी के रवैये में या हिंदुस्तान के रवैये में कोई तब्दीली लाना चाहते हैं तो जो कुछ करना है पाकिस्तान को करना है। बाकी आप चाहे आसमान की तरफ देखते रहें या ज़मीन की तरफ देखते रहें। OIC को खत लिखा वज़ीर खारजा ने, उससे पहले भी आप दुनिया की बात कर रहे हैं, हम तो सर मुस्लिम दुनिया को भी देखते हैं, उन्होंने भी कश्मीर के हवाले से उतनी खुलकर नहीं बात की है। तो हमारी तो अपनी OIC शायद उतनी खामोश है कि वो कोई बात करना नहीं चाहती है, तो फिर हम बाकी दुनिया को क्या कह सकते हैं? जी देखिए, ये तो अगर हम ये गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे तो हम सिर्फ बात कर रहे हैं डिप्लोमेटिक वर्चर्स की, डिप्लोमेटिक एक्शंस की। मैं चूंकि और बातें भी कर रहा हूँ तो और आप चूंकि पूछ रहे हैं कि और हम क्या करें, तो मैं आपको बताता हूँ कि 4 शोबे हैं जहां हमें कुछ करना चाहिए। एक में हम कर रहे हैं जो कि डिप्लोमेसी है, उसमें ये भी शामिल है जो आप बात कर रहे हैं। दूसरा है पॉलिटिकल, उन्होंने एक तब्दीली लेकर आए हैं, वहाँ का स्टेटस चेंज किया है। हमने अभी तक कोई ऐसा पॉलिटिकल वर्चर नहीं किया उसको बैलेंस आउट करने के लिए। मैं गिनवाता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। नंबर 1, आपको शिमला माहदे को तनसीख कर देना चाहिए, मनसूख कर दें, इसलिए कि उन्होंने अमली तौर पे उसको मनसूख कर दिया ताकि एक चीज़ तो हो। नंबर 2, आपको गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनानी चाहिए मकबूजा कश्मीर की जो रिप्रेजेंटेटिव हो, ताकि एक दबाव चाहे वो किसी यूरोप मुल्क में बनाए या जहाँ भी आप मुनासिब समझते हैं। नंबर 3, आपको जाना चाहिए अक़वाम मुत्तहिदा के पास, उनको कहेंगे कि पार्शल प्लेबिसाइट के जितना आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम है उसमें आप प्लेबिसाइट करवा के देख लें कि लोग क्या चाहते हैं, और हम अपनी फ़ौज को एक बैरकों में ले जाएंगे, किसी तरीके से भी ले जाएंगे, अपने इंतजाम के तहत वो कर लें। ये बहुत बड़े इकदाम होंगे पॉलिटिकल। उसके बाद हमें कानूनी इकदाम करने हैं। हमें फोल्डर बनाना चाहिए। जो लगारी साहब जो बातचीत कर रहे हैं, जो जुल्म सितम है, जुबानी बार बार कहना जी उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, बाकायदा आप डॉक्यूमेंट करें, एक फोल्डर बनाएं और तमाम मुल्कों को भेजें और अक़वाम मुत्तहिदा को भेजें, ह्यूमैनिटेरियन वालों को उनको भेजें। वहाँ पर एक काबिज़ फ़ौज है और काबिज़ फ़ौज की मौजूदगी में अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं कि बाकी मुल्क जो हैं उनकी मदद कर सकते हैं, जो वहाँ के मैसूर अक़वाम है, कौम है। वो हमने उस बात को बढ़ाया नहीं है। हमने नहीं कहा दूसरे मुल्कों को कि आके मदद करें जाके अक़वाम मुत्तहिदा के उसके मुतालिक। और वो तो आखिरी बात है जो मिलिट्री की आती है, जिसमें हम कम अज़ कम जो कर सकते हैं वो ट्रेनिंग अपने नौजवानों की शुरू कर दें और कहें कि अगर हम पे हमला किया तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। कश्मीर के नौजवानों की ट्रेनिंग करें, पाकिस्तान के नौजवानों की ट्रेनिंग करें। और फिर ये है कि जब हम कहते हैं कि हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है, तो मैं डिटेल में नहीं जाता, लेकिन इतना मैं जानता हूँ, फौजी हूँ, कि मुंह तोड़ जवाब जब दिया जाता है तो फिर अगले दिन दोबारा फायरिंग नहीं होती। सही, ये बहुत बड़ी बात जनरल साहब आपने की है कि अगले दिन फिर फायरिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ है सर, यहाँ सवाल आपने जो ट्रेनिंग के हवाले से,
हमारे तो पहले को ट्रेनिंग के आज से 9/11 के पहले से कुछ ऐसे मंजर थे, उसको आज तक दुनिया में दिखाया बताया जाता है कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी में मुलव्विस है। वो और बात थी, वो बाकायदा ट्रेनिंग की बात नहीं थी, वो तो दहशतगर्दों की ट्रेनिंग की बात थी। आप बाकायदा इंडक्ट करें, नौजवानों को कहें कि हम ये टास्क फोर्स बना रहे हैं, कश्मीर के सिलसिले में अगर अटैक हुआ तो उसकी हम ये आप कहें ये बात, और उसके बाद उनकी ट्रेनिंग करें। और ऐसी की तैसी दुनिया की, अगर पहले दुनिया ने आपके साथ किया क्या है, कौन सी भलाई की है कि आप दुनिया का मुंह देखने के लिए बैठे हुए हैं। अपना दुनिया के जरूर आप उनको खुश रखें, कोशिश करते रहें, काम वो करें जो आपके इंटरेस्ट में है। कल को खुदा न खास्ता अगर हमला होता है आज़ाद कश्मीर पर, आज अगर हमने अपने नौजवानों को ट्रेन ना किया तो वहाँ सीसा पिलाई दीवार कौन मदद करेगा हमारी फौज की। वो 9 लाख फौज वो उधर अगर वो लेकर आए हुए हैं और हमारी टोटल फौज अगर 5 लाख है तो आपको पता होना चाहिए कि फिर रेशियोज क्या हैं फौजों की। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको सोच समझ कर ये सारे काम करने पड़ते हैं। तो ये 4 शोबे मैंने आपको गिनवाए हैं, हम सिर्फ एक शोबे में चक्कर काट रहे हैं और बाकी 3 शोबे हमने छोड़े हुए। बिल्कुल, तो फिर इसका मतलब है लगारी साहब के हुकूमत सिर्फ और ज़बानी जमा खर्च की बात है, एक ख़त लिख दिया, 2 बयान जारी कर दिए, 3 ट्वीट्स कर ली, 1 या 2 मुल्कों के लोगों से फ़ोन पर रब्ता कर लिया, बस यहाँ से आगे तो हम नहीं जा रहे हैं। फिर जनरल साहब भी ये बात कर रहे हैं कि एक शोबा है उसमें भी शायद पूरी तरह से नहीं चल रहे। नहीं, वो भी नहीं कर रहे ना, वो भी नहीं पूरे तौर पर कर रहे। उसमें वो सलीके से काम कर सकते थे, सलीके से काम नहीं किया। जनरल साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि भाई जब एक मुआहदे ने नहीं डिलीवर किया है और वो 72 में मुआहदा होता है, 73 में मुआहदा होता है और वो मुआहदा आपका डिलीवर नहीं करता है अप टू 2020, इतनी मुद्दत गुजर जाने के बाद भी अगर पूरे 48 साल गुजर जाने पर भी वो डिलीवर नहीं कर रहा है तो फिर आप उसके मुआहदे को क्या करेंगे, अपने सीने से लगा कर रखेंगे? नहीं भाई, आप ख़त्म करने का ऐलान करें, यकतरफा तौर पर ख़त्म करने का ऐलान करें कि भाई नहीं है, हम उस पोजीशन पर जा रहे हैं जिस पोजीशन पर हम 1972 में थे, 1972-73 की पोजीशन पर हम वापस जा रहे हैं। और हम इसको कंट्रोल लाइन नहीं कह रहे हैं, हम इसको सीज फायर लाइन कह रहे हैं और ये जंग बंदी लाइन है। हम इससे आगे बढ़ेंगे और हम इसके आगे बढ़कर कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं और उस वक्त हमारी पोजीशन चेंज हो चुकी होगी। और दुनिया ने कौन सा कर लिया है हमारे लिए? क्या अक़वाम मुत्तहिदा की, सही कह रहे हैं जनरल साहब, क्या अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद हैं, सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादें मौजूद है, इसको तो इंडिया ने नहीं कंसीडर किया ना सर, आलमी बिरादरी ने कौन सा कंसीडर कर लिया? हमारे यहाँ इस तरह की बात नहीं है। हमारे यहाँ ट्रैक टू डिप्लोमेसी चल रही होती है और बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही होती है। हमारे यहाँ एक तासुर ये फैलाया जा रहा है कि भाई ये तय हो गया है, उधर उधर रहेगा, इधर हम रहेंगे, इधर इंडिया रहेगा, ये सब कुछ ठीक है, ऐसे का ऐसा अरेंजमेंट है, यूं ही चलाया जाएगा। जनरल मुशर्रफ के दौर में क्या पोजीशन चल रही थी, वो ये कहते कि जी करीब पहुंच गए, वादी जो है वादी के ऊपर कोई एक ड्रामा कर लेंगे, बाकी इलाके इंडिया अपने पास रखेगा, हम अपने पास रखेंगे, कोई इस तरह का हल निकालेंगे। हमारे हल या हमारे जो चीज़ें हैं जनरल साहब, हम हल लेके जाएं या ना जाएं, उस हल को तो खातर भी नहीं ला रहा भारत ने जो प्लान किया, बकौल आपके वो प्लान किया, वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी जानिब जा रहा है। अगर तो बात यहाँ तक भी होती ना जो आप कह रहे हैं, और तब भी मैं कहता कि चलो कोई बात नहीं, जैसे हमारे कुछ बहन भाई कहते हैं जी हमारी कमजोरियां हैं, अंदरूनी तौर पे कमजोर हैं, हमारे इकॉनमी कमजोर है, तो अगर इस बात पर भी बैठे रहते तो मैं कहता कि चलो कोई बात नहीं। लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं होगी मेरे भाई। हिंदुस्तान को अच्छी तरह मालूम है कि वो कश्मीर को हजम नहीं कर सकता जब तक कि पाकिस्तान को सरनगू ना कर दे, और इसी तरीके से उसकी जो अकलीतें हैं हिंदुस्तान वाली, वो भी उसके कंट्रोल में नहीं रहेंगी जब तक कि पाकिस्तान को सरनगू ना कर दे। तो पाकिस्तान को सरनगू करना उसके एजेंडे में बिल्कुल टॉप प्रायोरिटी में होगा। बात सिर्फ ये है कि हम इंतजार कर रहे हैं कि वो अपना वक्त चुने और वो अपनी जगह चुने। हालांकि होना ये चाहिए, स्ट्रैटेजी ये कहती है कि जब आपको यकीन हो जाए कि दुश्मन ने कोई एक काम करना है तो फिर उसको अपना वक्त ना चुनने दें और अपनी कंडीशंस पे वो काम ना करने दें। तो एक तो ये बात समझने की हमारी लीडरशिप की, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि वो इंतजार कर रहे हैं, राफेल जहाज आ जाने दीजिए, S-400 का जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल निज़ाम है वो लग लेने दीजिए, उसके बाद जो उनके चंद एक नेवल की चीज़ें आनी है वो आ जाने दीजिए। वो डेफिनेटली आएगा आपके लिए, और वो आएगा आज़ाद कश्मीर के लिए। और उस वक्त आप कहेंगे अच्छा जी अब हम आस्तीने चढ़ा के आप जंग करते हैं। अच्छा, आपका इसका मतलब ये है कि आप जंग के लिए तैयार तो हैं,
लेकिन आप इंतजार कर रहे हैं उस वक्त का जो उसको सूट करता है। अगर आपकी इंटेलिजेंस कह रही है, अगर आपकी असेसमेंट कह रही है कि अल्टीमेटली उसने आपके ऊपर चढ़ाई करनी है, तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? आप उसके प्लान को आप सेट करें। एक और सवाल पूछा जाता है कि जी ये दुनिया क्यों तवज्जो नहीं देती? दुनिया को जब ये मालूम हो रहा है कि एक न्यूक्लियर पावर अग्रेसिव रोल में है और दूसरी न्यूक्लियर पावर कहती है कि हम अपना दिफा करेंगे, तो दुनिया को कोई फिक्र नहीं है।